नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्टडी एग्जाम पर। दोस्तों, आज हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो प्रैक्टिस सेट ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के वो प्रैक्टिस सेट ज़रूर देख लें। वो प्रैक्टिस सेटों में पूरा एक्सप्लेन के साथ बहुत अच्छे से समझाया गया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि नई नोटिफिकेशन तुरंत आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्युत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? बताना है व्युत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द योग रूढ़ है। कमल, विद्यालय, कुर्सी या पंखा। तो योग रूढ़ बताना है। यहाँ पर योग रूढ़ क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हमारा सही जवाब हो जाएगा कमल, यानी ए ऑप्शन सही है। और जो हमारा विद्यालय है, विद्यालय हमारा यौगिक है। विद्यालय यौगिक है। और ये जो दो हमारे लिखे हुए हैं, कुर्सी और पंखा, ये कौन से शब्द हैं? ये हमारे रूढ़ शब्द हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुंदेलखंड के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बताना है बुंदेलखंड के जो निकटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है। बघेली, खड़ी बोली, भोजपुरी या कन्नौजी। तो जो बुंदेलखंड के निकटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? बघेली बोली बोली जाती है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 दिसंबर, 10 जनवरी, 14 सितंबर, 10 सितंबर या 14 सितंबर। तो जो हमारा हिंदी दिवस है यह कब मनाया जाता है? यह 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, 10 जनवरी को हमारा क्या मनाया जाता है? ये 10 जनवरी है, यह हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारा 10 जनवरी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हर एक किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? ये बताना है। आवृत्ति बोधक, प्रत्येक बोधक, गुणवाचक या समुदाय बोधक। तो जो हर एक है ये हमारा कैसा विशेषण है? प्रत्येक बोधक विशेषण है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। जो आवृत्ति बोधक होते हैं ये कौन से होते हैं? जैसे कहते हैं एक गुना, दो गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना। ये जो गुना वाले होते हैं ये कौन होते हैं? आवृत्ति बोधक। और जो ये गणना होगा, ये गणनावाचक। सही कर लेना आप लोग, ये गणनावाचक है। और गणनावाचक में कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, ऐसे हमारी गणना की जाती है। तो ये गणनावाचक होते हैं पहला, दूसरा और चौथा। तो ये हमारे गणनावाचक हो गए। और जो समुदाय बोधक है, समुदाय बोधक में कौन होता है? तीनों, चारों, पांचों। ये ऐसा हमारा समुदाय चलता है। ये कहते हैं ना, तीनों भाई, तीनों, दसों। तो ये हमारा क्या होता है? समुदाय बोधक होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हल्दी बताना है। हल्दी शब्द का तत्सम है हरदी, हरिद्रा, हल्दिका या हरिद्रिका। तो हल्दी का तत्सम क्या होता है? हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। बी ऑप्शन सही होगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। लास किस भाषा का शब्द है? बताना है कि जो लास है यह किस भाषा का शब्द है? तुर्की, पुर्तगाली, फारसी या अरबी? तो लास हमारा किस भाषा का शब्द है? लास हमारा तुर्की भाषा का शब्द है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताना है कि जो खड़ी बोली है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौरवी, बघेली, मगही या छत्तीसगढ़ी? तो खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कौरवी नाम से जाना जाता है। यह ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वप्रथम छंद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बताना है कि जो छंद का उल्लेख है सबसे पहले कहाँ मिलता है? सामवेद, ऋग्वेद, नाट्यशास्त्र या अथर्ववेद? तो छंद का सबसे पहले जो उल्लेख हुआ था वो कहाँ हुआ था? और ऋग्वेद में हुआ था, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि जो नौमि जनक सुतावरम, यहाँ कौन सा अलंकार है? देखिए हमने बताया था कि जहाँ पर जनु जानो जनहु और मनु मानो मनहु शब्द प्रयोग कर लिए जाते हैं वह उत्प्रेक्षालंकार होता है। यहाँ पर देखिए मानव शब्द प्रयोग किया गया है और यह मानव शब्द प्रयोग होने की वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षालंकार हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मृगनयनी उपन्यास किसका है? बताना है जो मृगनयनी उपन्यास है यह किसका है? वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, कमलेश्वर या सूर्यबाला? तो जो मृगनयनी है ये किसका है? ये वृंदावन लाल वर्मा जी का है, यानी ये ऑप्शन सही होगा। यशपाल का एक उपन्यास है जो बहुत पूछा जाता है, पर्दा। पर्दा किसका है? उपन्यास इसका यशपाल जी का है। और कमलेश्वर जी का है कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान ये किसका है? ये कमलेश्वर जी का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिग्भ्रम का सही संधि विच्छेद है? बताना है दिग्भ्रम का क्या होगा संधि विच्छेद? दिग्धन भ्रम, दिग्धन भ्रम, दिहिधन भ्रम या दिग्धन भ्रम? तो सही इसका क्या होगा? दिग्धन भ्रम, ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अष्टाध्यायी में समास है? बताना है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास? तो अष्टाध्यायी जहाँ पर संख्यावाची होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर द्विगु समास होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? बताना है कि कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। स्कंदगुप्त, सिंदूर की होली, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ? तो देखिए ये जो स्कंदगुप्त है ये इनका नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। ध्रुवस्वामिनी ये भी है, जन्मेजय का नागयज्ञ ये भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, यानी सिंदूर की होली ये इनका नाटक नहीं है। अच्छा आपको बता दें कि जो ध्रुवस्वामिनी है ये इनका अंतिम नाटक है। कैसा है? इनका अंतिम नाटक है ये। और एक इनका और नाटक है सज्जन। सज्जन, और ये इनका प्रथम नाटक है। प्रथम नाटक सज्जन है और अंतिम नाटक ध्रुवस्वामिनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दर्द की वजह से उससे उठा नहीं जाता। बता रहा है कि दर्द की वजह से उससे उठा नहीं जाता में कौन सा वाक्य है?
कर्मवाच्य, सॉरी ये वाक्य नहीं वाच्य होगा, यहाँ पर थोड़ा गलत है, देख लीजिएगा, वाच्य है। तो कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। दर्द की वजह से उठा नहीं जा रहा, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो अपना भाव बता रहा है कि दर्द की वजह से उठा नहीं जाता, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गागर में सागर भरने का कार्य, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी, रसखान, सूरदास या घनानंद? तो गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया है? ये बिहारी जी ने किया है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आल्हा, ऋग्वेद, नाट्यशास्त्र या महाभारत? अभी मैंने बताया था कि नाट्यशास्त्र में किसका उल्लेख मिलता है? छंद का उल्लेख मिलता है नाट्यशास्त्र में। और रस का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो रस का उल्लेख मिलता है नाट्यशास्त्र में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तपोबल का सही संधि विच्छेद है, बताना है जो तपोबल है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तपो प्लस बल, तपह प्लस बल, तपे प्लस बल या तपो प्लस कल? तो जो तपोबल है इसका सही संधि विच्छेद होगा तपह प्लस कल, यानी बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुरेश घर जाकर सो गया, सुरेश घर जाकर सो गया किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो सुरेश घर जाकर सो गया किस प्रकार का वाक्य है? यह एक सरल वाक्य है, तो बी ऑप्शन सही होगा। सरल वाक्य वे होते हैं जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो हमारे सरल वाक्य हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेट की अग्नि को कहते हैं, पेट की अग्नि को कहते हैं दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या मंदाग्नि? तो जो पेट की अग्नि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे जठराग्नि कहते हैं, यानी सी ऑप्शन सही होगा। और जो दावाग्नि होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि। जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि होती है। और बड़वाग्नि क्या होती है? समुद्र में लगने वाली आग। जो बड़वाग्नि होती है ये होती है हमारी समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग, ये बड़वाग्नि होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सॉरी। अंधा पावे आंखें तो पतियाए, अंधा पावे आंखें तो पतियाए लोकोक्ति का अर्थ है अभिष्ट की प्रीति होने पर विश्वास का जमाना, असंभव की चाह होना, असंभव को संभव कर दिखाना। ऑप्शन नहीं दिख रहा, थोड़ा जूम आउट करते हैं। और अगला ऑप्शन है कोई मूल्यवान वस्तु हाथ लगाना। तो अंधा पावे आंखें तो पतियाए, इसका सही अर्थ होता है अभीष्ट की प्रीति होने पर विश्वास का जमाना, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है बेमेल होना, रंग बिरंगा होना, छोटा बड़ा होना, कुरूप होना। तो आधा तीतर आधा बटेर, इसका सही अर्थ है बेमेल होना, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
ऋजु का विलोम है। ऋजु शब्द का विलोम बताना है, क्या होगा? वक्र होगा, तक्र होगा, सीधा होगा या विरल होगा। तो ऋजु का विलोम क्या होता है? ऋजु का विलोम वक्र होता है। और विरल का विलोम क्या होता है? विरल का अविरल होता है, अविरल। और सीधा का क्या हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तिमिर शब्द का विलोम है, बताना है। तिमिर शब्द का विलोम है किरण, रंगीन, अंधकार और आलोक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आलोक। आलोक तिमिर शब्द का विलोम है। जो अंधकार, ये जो अंधकार है, अंधकार और ये तिमिर, ये इसका पर्यायवाची होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। बिजली का कौन पर्यायवाची नहीं है? बितुंडा, दामिनी, चंचला या तड़ित। तो बिजली का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो ये बितुंडा। बितुंडा जो है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो ये किसका पर्यायवाची है? हाथी का पर्यायवाची है। हाथी का पर्यायवाची होता है बितुंडा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुता शब्द किसका पर्यायवाची होता है? बताना है। सुता शब्द किसका पर्यायवाची होता है? पुत्री, पुत्र, पौत्र या पत्नी। तो सुता शब्द किसका पर्यायवाची होता है? पुत्री का। पुत्री का होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट का तद्भव रूप कौन सा है? कपट, कपूर, कारपेट, कपड़ा। तो करपट का तद्भव क्या हो जाता है? कपड़ा हो जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। और जो कपूर है, इसका कपूर, कपूर का तत्सम क्या होता है? कर्पूर। कर्पूर, यह कपूर का तत्सम रूप होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला या तुम। तो हम सबको पता है कि जो तुम है ये क्या होता है? एक सर्वनाम होता है। और ये एक सर्वनाम होता है। बाकी ये तीनों विशेषण होते हैं। आगामी, शांत और काला, ये तीनों विशेषण हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रमेश तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, वाक्य में कौन सा भेद है? ये बताना है कि रमेश तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, वाक्य में कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक या विधानवाचक। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आज्ञावाचक। ये आज्ञा दी जा रही है कि रमेश तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, बताना है किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि हिंदी जो है भारत की राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो राज्य भाषा तो बताना है कि किस अनुच्छेद में स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 21। तो जो राजभाषा है हिंदी, ये किस में रखा गया है? अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया है। 243 में ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है 243 में। और जो अनुच्छेद 21 है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख करता है, यानी हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 21। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? बताना है। मुंशी प्रेमचंद जी का जो अधूरा उपन्यास है उसका क्या नाम है? मंगलसूत्र, रंगभूमि, सेवा सदन या गबन। तो इनका जो अधूरा उपन्यास है यह है मंगलसूत्र, इनका अधूरा उपन्यास है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा
और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।